हाँ यार, आयनिक इक्विलिब्रियम का हमने एक सेगमेंट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने बात की थी यार सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था दो चीज़ बच जाती हैं, एक तो बफर सॉल्यूशन, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन, और उसके बाद सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह इसकी बात होती है। ठीक है, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और फिनिश भी करेंगे, है ना। चलिए जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले बफर सॉल्यूशन, है ना। बफर सॉल्यूशन, तो यार बफर सॉल्यूशन होता क्या है अपने आप में? बफर सॉल्यूशन ऐसा होता है जो पीएच को रजिस्ट करे, पीएच चेंज को दरअसल रजिस्ट करे। ठीक है, मतलब इसकी पर्टिकुलर यार कोई बफर सॉल्यूशन है ना, तो मतलब है तो एक सॉल्यूशन ही ना, लेकिन इसका नेचर ऐसा है कि ये इसकी अगर पीएच में कुछ भी चेंज होगा तो वो उसको रजिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन है यार, सॉल्यूशन हो सकता है एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, कुछ भी हो सकता है ना। अब वो उसको रजिस्ट करता है, ये इसकी टेंडेंसी होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यार इसके दो टाइप हैं दरअसल, है ना। मिक्स्ड बफर, बफर दो तरह का होता है, सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर। तो हम मिक्स्ड बफर की बात करेंगे, उसी क्वेश्चन आते हैं। सिंपल बफर कोई क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं हमें। ठीक है, मिक्स्ड बफर जिसमें बात आती है दरअसल आपके, एक तो एसिडिक बफर की बात आती है मिक्स्ड बफर में। ठीक है, मिक्स्ड बफर में बात आती है आपके, एक तो एसिडिक बफर की, एक बात आती है आपके बेसिक बफर की। ठीक है, एसिडिक बफर क्या है दरअसल अपने आप में कि यार एसिडिक बफर का फॉर्मेशन अगर करना है तो कैसे होगा कि कोई भी वीक एसिड ले लीजिए आप, जैसे CH3COOH, मैंने कोई वीक एसिड ले लिया। ठीक है, अब इसका सॉल्ट, ठीक है, किस तरीके से कि यार इसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया सर? CH3COO-, इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, है ना। और किसके साथ में? किसी ये इसका, ठीक है, किसके साथ में यार? इसका सॉल्ट बन रहा है दरअसल इस तरीके से, है ना। ये कहाँ कहाँ से क्या क्या आया यार? इसी एसिड से क्या आया? एनायनिक पार्ट गया इसी एसिड से, मतलब ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि एसिडिक बफर बनाने के लिए कोई वीक एसिड की ज़रूरत है हमें। ठीक है, और साथ में सॉल्ट किसका? इसी के ही कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ऐसे बात बोली जा सकती है ना। ऐसे करके हमारे, जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, H2CO3 प्लस HCO3 ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या NaHCO3 ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ये जो बफर है ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, ये एक बफर एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, ये हमारे ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है दरअसल। ठीक है, यहाँ है क्या, ध्यान से देखो, एक वीक एसिड है H2CO3 और क्या है इसका कॉन्जुगेट, HCO3- इसका कॉन्जुगेट है, उसी का ही सॉल्ट है ये। ठीक है, अच्छा, कॉन्जुगेट का मीनिंग समझ में आता है क्या? कौन कॉन्जुगेट है? एक कॉन्जुगेट में कितने का डिफरेंस होता है? एक H+ का डिफरेंस होता है दरअसल, कोई भी कॉन्जुगेट स्पीसीज है। जैसे NH3 की मैं बात करूं और NH4+ की बात कर लेता हूं, और ये NH2- की, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि यार NH2- का कॉन्जुगेट एसिड जो है वो NH3 है, क्योंकि इसमें अगर मैं H+ जोड़ूंगा तो मैं इस पर पहुंच जाऊंगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ऐसे इसका कॉन्जुगेट एसिड ये है, बात समझ में आ गई। इसका कॉन्जुगेट बेस सर एक H+ कम कर दो, इसका कॉन्जुगेट बेस एक H+ कम कर दो। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ गई। इसमें एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हो, जैसे बेसिक बफर की मैं बात करता हूँ आपसे। बेसिक बफर क्या है सर? वीक बेस, जैसे मान लिया NH4OH, ठीक है, इसी का ही कॉन्जुगेट, वीक बेस का ही कॉन्जुगेट। ठीक है, मतलब इतना तो कॉमन रहेगा NH4+, ये इसका कॉन्जुगेट ही तो हो गया, है ना, कॉन्जुगेट। मैंने क्या बोला तुम्हें कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में या तो एक H+ का डिफरेंस होगा या फिर एक OH- का डिफरेंस होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में वीक बेस और इसका सॉल्ट, इसके कॉन्जुगेट का सॉल्ट, दरअसल इसके कॉन्जुगेट का सॉल्ट, इस तरीके से है, सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना।
चलिए जी, इसमें भी और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे RNH2 RNH3 प्लस Cl-, ये क्या हो गया, RNH2 ये बेस है, वीक बेस है, इसका ये कॉन्जुगेट एक H+ के डिफरेंस के साथ में, और इसका सॉल्ट ओवरऑल मिला के ये बन गया है ना। सॉल्ट बनाने के लिए कि एसिड से एक पार्ट आएगा कैट, और एक बेस से पार्ट आएगा। बेस से कैटाइनिक पार्ट आता है और एसिड से एनाइनिक पार्ट आता है, ठीक है। तो ये बन गया, तो ये है दरअसल बेस। अब एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे मिला के देगा, मतलब जैसे C6H5COOH की कुछ कंसंट्रेशन पटक देगा और C6H5CONA की कुछ कंसंट्रेशन पटक देगा। तो पहले ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि यार ये अपने आप में एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। बफर दो तरीके के हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। ये बात समझ में हमें आ गई, क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगता किसी को भी आनी चाहिए, है ना। यही बात मैंने बताई हुई है दरअसल। ये वो एक यार प्रॉपर तुम आप नोट्स मेंटेन करना चाहो उसके लिए साफ साफ लिखा हुआ है, थोड़ा सुंदर हैंडराइटिंग में, है ना। तो यार मैंने एक बात बोली तुमसे कि यार जो pH चेंज को रजिस्ट करे, लेकिन कब करे। आपने क्या किया, इसमें थोड़ी सी अमाउंट में कोई एसिड डाल दिया, थोड़ी सी अमाउंट में कोई बेस डाल दिया, भले स्ट्रॉन्ग डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको भी वो झेल जाए उस झटके को, मतलब उसको ख़राब नहीं होने। जैसे मान लिया कि तुमने लैब में बना लिया और बहुत सारा सॉल्यूशन बना लिया, बहुत सारे सॉल्यूशन में क्या हुआ कि सपोज गलती से, किसी की भी गलती से थोड़ा सा एसिड की 2 ड्रॉप पड़ गई, तो ऐसे थोड़ा ना कि पूरा सॉल्यूशन ख़राब हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में ख़राब हो सकता था, लेकिन अगर वो बफर सॉल्यूशन हुआ तो वो रजिस्ट करेगा उस pH चेंज को, वो ख़राब नहीं होगा, वो जैसा है वैसे ही मेंटेन रह जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लें कि उसमें थोड़ा सा NaOH डल गया किसी से, तो वो यार मेंटेन कर जाएगा सिचुएशन को, ठीक है। तो यही खेल है बफर सॉल्यूशन का, यही फ़ायदा है ना। चलिए जी, ये कई सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, ठीक है। इनमें से HCOOH HCON है, और इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसको ऐसे बोला जा सकता है ना। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से ही ये कैटाइनिक पार्ट जो आ रहा है, ये जो कैटाइनिक पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग बेस से ही आ रहा है, कैटाइनिक पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस से ही आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है NaOH से ही, यहाँ NaOH लेके एग्जाम्पल लिखे हुए, KOH लिख के लिख सकते हो, RbOH लिख के लिख सकते हो, वो तो कुछ भी लिख सकते हो, तो कॉमन है NaOH इसलिए लिख दिया बस। सेम ऐसे यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपसे कि बेसिक बफर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं सर, तो बेसिक बफर की ये एग्जांपल्स हैं। यहाँ भी वही बात लिखी हुई है सर आपसे, है ना। बेसिक बफर है क्या, कोई वीक बेस है प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें जो एनाइनिक पार्ट आएगा वो स्ट्रॉन्ग से आएगा, जैसे एनाइनिक पार्ट जो है यहाँ पे Cl- है वो स्ट्रॉन्ग से आएगा। अरे HCl से यही तो आ रहा है दरअसल, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, ये जो ये है हिस्सा ये स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, बात समझ में आ गई। तो किसी भी तरीके से बोल सकते हैं इस बात को हम, 2 तरीके मैंने बता दिए तुम्हें इस बात को कैसे बोला जा सकता है, ये जो सॉल्ट है इसको कैसे बोल रहे हैं अपन, ठीक है। आप तो मीनिंग समझ के चल रखिए, बस उतना सफिशिएंट है, बात समझ में आ गई। चलिए जी, अब अल्टीमेटली काम क्या है, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन होगा और बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन में वो हमसे pH कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है। सर जब pH कैलकुलेट करनी होगी तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है। आइडेंटिफाई करने के बाद में जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, जो डेरिवेशन कराऊंगा वो इस्तेमाल करनी होगी, फिर जाके हम pH कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं तो सर एसिडिक बफर क्या है, कोई एक वीक एसिड लिया आपने, ठीक है, और ये सॉल्ट ले लिया, है ना। वीक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन मैंने एसिड की A ले ली, सॉल्ट की S ले ली, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, क्या दिक्कत है, इनकी कंसंट्रेशन मैंने ले ली सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार एक बात बताओ कि सर जब CH3COOH है T=0 पे जो सिचुएशन है वो क्या है, T=0 पे मैं अगर बात कर रहा हूँ तो T=0 पे सॉल्यूशन में दोनों चीज़ प्रेजेंट हैं, क्या है सर, इसकी कंसंट्रेशन A है और इसकी कंसंट्रेशन CH3CONA है, Na की इसकी S है, ठीक है। T=0 पे एसिड की और सॉल्ट की कंसंट्रेशन इस तरीके से है। लेकिन हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद में क्या सिचुएशन होगी, किसी टाइम T पर जब, है ना,
सिचुएशन बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम नहीं एस्टेब्लिश होगी। क्यों, क्या होगा, क्योंकि ये एसिड है, इसकी टेंडेंसी है सर डिसोसिएट होना। ये सर डिसोसिएट होगा और किस में जाएगा, CH3CO माइनस में जाएगा, प्लस H प्लस में जाएगा, इसी में जाएगा। तो सर यार ये तो ये पहले से था, ये पहले से है और ये S पहले से है t=0 पर, ठीक है। t=0 की कंडीशन क्या है, t=0 पे ये मेंटेन है, लेकिन किसी टाइम t की मैं बात कर रहा हूँ जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। क्या हुआ सर, ये फॉरवर्ड गया, इसमें से कुछ टूटा तो ये उतना ही बना, ये भी उतना बना। ये बात समझ में आ गई क्या? अरे CH3CO ये है क्या, CH3CO Na, CH3CO माइनस है, Na प्लस है, ये तो पूरा ऐसे ही टूटा रहेगा ना हमेशा। तो क्या होगा, ऐसी कंसंट्रेशन ऐसी ही तो रहेगी हमेशा। तो वही बात तो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, इसमें कन्फ्यूजन की तो कोई बात है ही नहीं दरअसल, ठीक है। पॉइंट क्लियर है इसमें मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये माइनस एक्स है, ये S प्लस एक्स है। अब अगर मैं Ka की वैल्यू लिखता हूँ इसके लिए, है ना, तो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट वाले S प्लस एक्स इंटू एक्स, इक्विलिब्रियम पे यही सिचुएशन तो है ना, और नीचे क्या आ गया, A माइनस एक्स, ये आ गया आपका। ध्यान समझ लो, है ना, यही तो आया, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना नहीं यार। इसको मैं S की बजाय मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि X की बजाय इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि ये तो सर H प्लस ही है, क्योंकि मेरे को ज़रूरत है pH कैलकुलेट करना है, तो मेरे को H प्लस की ज़रूरत है। H प्लस क्या आ गया सर आपका, Ka इंटू A माइनस एक्स, नीचे S प्लस एक्स, ये ठीक है, बात समझ गए, है ना। क्योंकि अब दिक्कत क्या आ रही है कि यार ये जितना भी टूटने की कोशिश कर रहा है ना, X जो पार्ट टूटने की कोशिश कर रहा है, और ये जो टूट के थोड़ा बहुत दर्द जुड़ रहा है, तो ये दिक्कत क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन में मौजूद है, ये एनायन मौजूद है, तो एक कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा और ये इसे तोड़ने से कम करेगा, मतलब कि यार ये टूट के आगे बढ़े ही नहीं। तो ये ऑलरेडी बैठा है ना, ये CH3CO माइनस, और ये भी टूट के CH3CO माइनस दे रहा है X के बराबर, तो ये X की वैल्यू बहुत कम होगी, X की वैल्यू बहुत कम होगी इनके रेस्पेक्ट में। इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो होगी, लेकिन इनके रेस्पेक्ट में वैल्यू काफ़ी कम होगी, ठीक है। तो मैं इसको नेगलेक्ट अगर करूँ ना, तो यहाँ से ध्यान से समझ लो क्या आ गया, क्या मिल गया हमें भाई, हमें मिल गया सर H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू A/S। अगर मैं माइनस लॉग ले लेता हूँ इसका, तो क्या आ गया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ A/S। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? तो यार यहाँ से क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास में, pH, हाँ जी, माइनस लॉग H प्लस क्या आ गया सर, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग K pK, मैं इसे लिख सकता हूँ, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। मेरे को बता दो ये बात एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे? तो यही फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, आगे बढ़े आराम से, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। पीके दे के रखेगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन दे दे या फिर मोल दे दे, एसिड की कंसंट्रेशन दे दे या फिर मोल दे दे, क्योंकि मोल वही वॉल्यूम ही तो होता है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, अनुपात की चीज़ें हैं, रेशियो है, सिंपल सा, ठीक है। तो यार खेल ख़त्म है, बस इतना ही सफिशिएंट है ना। सेम खेल अगर मैं खेलना चाहूँ किसके साथ में, बेस के साथ में, पीएच कैलकुलेशन ऑफ बेसिक बफर। जैसे सर एग्जांपल ले लिया आपने NH4OH प्लस NH4Cl, तो बेस की कंसंट्रेशन B और सॉल्ट की कंसंट्रेशन S। सेम तरीका सर NH4OH आपने लिया, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, समझ पा रहे सर? किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन ये थी कि इसकी कंसंट्रेशन मौजूद थी ऑलरेडी, B हम लेके चल रहे हैं, इसकी S है ही, लेकिन जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, वैसी सिचुएशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यार हुआ क्या सर, ये टूटना स्टार्ट करेगा, ये कुछ टूटा,
रिएक्शन फॉरवर्ड गई, b माइनस एक्स, ये s प्लस एक्स और ये भी x, टूट के ये बना। ठीक है, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन की अगर सर मैं इस बेस का के बी अगर डिफाइन करना चाहता हूँ, अगर के बी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा सर मैं, हाँ जी, कि यार NH4 प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मतलब S प्लस एक्स दरअसल, और OH माइनस की मतलब x, और नीचे क्या आ गया सर B माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। मैं यहाँ से वही बात, क्योंकि मेरे को चाहिए कि अल्टीमेटली pH या POH की बात चाहिए, मेरे को वही फॉर्मूला चाहिए, उसी से ही काम होंगे, सारी चीज़ें उसी से आएंगी, सब कुछ ड्राइव उसी से होगा। तो मैंने क्या किया सर, x की जगह पे OH माइनस ही रहने दिया, तो KB इज इक्वल टू S प्लस एक्स, यहाँ पर सर OH माइनस ही रहने दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर B माइनस एक्स। तो सर OH माइनस अगर मेरे को चाहिए अल्टीमेटली तो KB इंटू B माइनस एक्स और नीचे S प्लस एक्स, तो वही नेगेटिव लॉग लिया और x को नेगलेक्ट मार दिया। ठीक है, x की वैल्यू कम है तो यार, या फिर बोल दूँ मैं बफर कंसनट्रेटेड है, उसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से सर, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस, ये चीज़ आ गई, ये फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, ये ड्राइव कर लिया हमने आराम से। अब हमें POH कैलकुलेट करना होगा, तो PKB क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, दे रखा होगा, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस करके हम आराम से निकाल लेंगे, है ना। क्लियर है बात? चलिए जी। अच्छा, ये बात बताई नहीं बताई मैंने कि यार KA इंटू KB इक्वल टू KW, कहाँ पर, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। लिख लेना, काम आ जाएगी क्वेश्चन में डायरेक्ट, अगर नहीं दे रखा हो कभी तो। इसका मतलब क्या आ गया सर, PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14, PKW आया, PKW मैंने सीधा 14 लिख दिया। ठीक है, ये काम आ जाएगी ये चीज़, जिससे ऐसा ना हो हम क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी तो। पॉइंट क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। जैसे ना क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया एक, इसी पे बेस्ड, किस तरह से पूछा गया वो हम सॉल्व करेंगे, है ना। ये रहा जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन आपके सामने है। सामने वाला आपसे कह रहा है यार 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड आपने लिया हुआ है, उसको ऐड किया आपने, ठीक है, 3 ग्राम एसिटिक एसिड था, तो 3 ग्राम एसिटिक एसिड मतलब सर मोल कितने हो गए, 3/60, मतलब सीधा लिख देता हूँ मैं 1/20 मोल ऑफ CH3COOH। इसको आपने ऐड किया किसके साथ में सर, 250 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl के साथ में। मैं अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ, इससे एक सॉल्यूशन बना दिया। अब ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है ये 500 ml का सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में से आपने कितना लिया सर, 20 ml लिया, इसमें से आपने 20 ml ले लिया। अब 20 ml में कुछ CH3COOH भी आया होगा, HCl भी आया होगा, ठीक है। अब जब 20 ml ये सॉल्यूशन आपने ले लिया है, 20 ml सॉल्यूशन, ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के साथ में सामने वाला कह रहा है कि यार 0.5 ml ऑफ 5 मोलर NaOH आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ये आपने ऐड किया हुआ है, इसके साथ आपने ऐड कर दिया। तो पूछ रहा है आपसे pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही देख के घबरा के छोड़ दें तो कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा समझ के आसान है, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है, वही एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। यार मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर HCl के मोल कितने हैं, HCl के मोल कितने निकाल सकता हूँ क्या मैं, आराम से, बड़े आराम से निकाल सकता हूँ मैं। क्या कर सकता हूँ मैं ऐसे लिख दूँ ना, ऐसे 250/1000
ठीक है, तो कितना आ गया ये 1/4, तो 1/40। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि यार 1/40 मोल, यही बात तो लिखी हुई है, ऑफ HCl। मतलब जो 500 ml था उसमें 1/20 मोल CH3COOH था, 1/40 मोल HCl था। ठीक है, अब यार जब मैंने 20 ml सॉल्यूशन इसी में से एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसका 20 ml निकाल लिया, तो 500 में इतना इतना था, 500 में 1/20 इतना ये था, 1/40 ये था, तो 20 में कितना हो जाएगा, 20 है कितना इसका, इसका 1/25 है। अरे 25वां हिस्सा तो है 500 का 20, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में, तो ये जो 20 ml लिया है इसका कंपोजिशन क्या हो गया, तो 1/20 इंटू 1/25। ये 1/25 क्यों किया है, क्योंकि 500 ml में इतना था, लेकिन ये 20 ml में मैं अमाउंट ले रहा हूँ, तो 20 ml में 1/25 रह जाएगा ये। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये क्या है दरअसल, मोल ऑफ CH3COOH है इसमें। HCl कितना मौजूद है इसमें सर, तो 1/40 इंटू 1/25। ठीक है, 1/25 यार, 1/25 मोल ऑफ HCl। अब ये जो 20 ml लिया है ना, उसमें ये है इतना CH3OH है, इतना HCl है। क्लियर है, अब यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी तक हम यहाँ पहुँच के बस कोई दिक्कत नहीं, अब तो खेल खत्म है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, है ना, और ये 20 ml है। यहाँ क्या है दरअसल सर, 1/2 ml ऑफ 5 मोलर NaOH। इसके मोल की बात कर लेता हूँ, मोल कितने हो गए इसके सर, 1/2000 इंटू 5, वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये तो आया ना यार, 1/400। ठीक है, क्या आ गया, इसके मोल कितने हैं, 1/400 मोल हैं इसके। अब यार एसिड बेस एक साथ आपने मिलाए तो क्या होगा, रिएक्शन होगी सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस में होगी सर, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यार हमारे पास कितना HCl है सर, इतना, और इतना बेस है, तो पहले देखा कितना किसका कुछ बचा क्या, तो ये कितना है, 25 चौका 100, 1000, तो मतलब 1/1000, 1/1000 मोल किसके हैं सर, HCl के, और 1/400 साफ साफ समझ में आ रहा है, मोल ऑफ NaOH। क्या समझ में आ रहा है सर, ये समझ में आ रहा है कि यार ये बच रहा है, कितना बच रहा है, तो कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है, इंटू 2.5 ऊपर 2.5 नीचे। ठीक है, आगे यहाँ से 1.5/1000 मोल ऑफ NaOH लेफ्ट। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई सबको, अरे कैलकुलेशन आसान करने के लिए लिखा है बस। ठीक है, तो 1.5/1000 मोल ऑफ NaOH आपके बचे हुए हैं अभी। तो सर अगर इतने मोल इसके बचे हुए हैं तो यार ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3COOH के साथ रिएक्ट कर रहा होगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिएक्ट कर रहा होगा, तो ध्यान से समझो, अब जो खेल है आप ध्यान से समझ लो, यही तो है, एक है CH3COOH आपके साथ में, ठीक है, और एक है NaOH। सर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बताइए सर, CH3COONA प्लस H2O, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ये सॉल्ट बन गया आपका। ठीक है, CH3COOH है कितना आपके पास में, CH3COOH तो ये रहा सर, यही तो है, वन बाई 500। सर NaOH कितना है आपके पास में, 3 बाई या फिर 1.5/1000, यही तो था, है ना, या सिंपल लिख दो, और सिंपल 3/2000। तो यार मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये LR की तरह बिहेव करेगा, LR की तरह बिहेव करेगा तो ये ख़त्म होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो कितना बन गया ये, यहाँ 4 यहाँ 4, तो अल्टीमेटली ये बच कितना गया, ये बच गया आपका 1/2000, ये बच गया,
लेफ्ट CH3COOH, और ये बन कितना गया, ये बन गया 3/2000, ये CH3CONA बन गया। अब सॉल्यूशन में क्या मौजूद है आपके सामने, सॉल्यूशन में दो ही चीज़ तो मौजूद हैं आपके पास में, और ये है क्या अपने पास में, ये एक बफर ही तो है। यहाँ तक तो मोल कॉन्सेप्ट ही तो चल रहा था, न्यूट्रलाइजेशन चल रहा था, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट चल रहा था, बस सिंपल, इक्विवेलेंट तो आया ही नहीं था, मोल ही चल रहा था, ये समझो। ये 1/2000 है, ये 3/2000 है। खेल समझ में आ गया। अब बस बफर है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, एसिडिक बफर है, देखने से समझ में आ गया, तो pH = pKa प्लस लॉग ऑफ, ये बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, इतना अच्छा क्वेश्चन बहुत कम आता है मेंस में, पर ये आया हुआ है तो ठीक है आसान, लेकिन लेंथी है थोड़ा सा, पर मैंने कहा इस करा देते हैं इस क्वेश्चन को भी। लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड, फॉर्मूला लगा दिया सीधा सीधा सा। सर क्या क्या दे रखा है देख लो, pK दे रखा है सामने वाले ने 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है 3/2000, ये 1/2000, तो सीधा 3 आ गया। लॉग 3 की वैल्यू सामने वाले स्मार्ट है, उसे पता थी ये चीज़ आएगी, तो उसने वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, तो आ गया आपका pH। ये क्वेश्चन था, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपकी किस्मत है आपकी शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी बना सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। और क्वेश्चन लेते हैं एक आध, जैसे आपसे बोला हुआ है यार, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ POH, ठीक है जी। समझ लेना क्वेश्चन में बोला क्या, POH बोला है कि pH बोला है, आप जिसके साथ फैमिलियर हैं आप pH के साथ बना लीजिए ऑर्डर, फिर उसे रिवर्स कर दीजिए, POH का ऑर्डर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे pH साफ साफ समझ में आ रही है यार, कंसंट्रेशन है 10⁻⁻², अरे 0.01 H+ की, तो pH कितनी आ गई, pH आ गई सर 2, और POH अगर लिखनी है तो POH क्या आ गई 14 - 2 मतलब 12, ठीक है, तो POH 12 आ गई यहाँ से। यहाँ पे चेक करो जरा सर, यहाँ पे OH- की कंसंट्रेशन दरअसल क्या है 10⁻⁻², तो POH क्या आ गई 2, ठीक है, POH यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, ठीक है। आगे के केस में आ जाते हैं यार, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, NaCl है, NaCl किस का, इसका तो हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, मैंने बताया था, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं होना, कुछ नहीं होना, तो वैल्यू क्या निकल के आती है, वैल्यू निकल के आती है 7, pH 7 है, यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं करनी है, स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करना। pH 7 है, POH भी 7 है, सब कुछ 7 है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे तो, है ना। अच्छा जी, लास्ट केस ये वाला बच्चा है, कैलकुलेट नहीं करना है, कंपैरिजन में कैलकुलेट नहीं करना है, यही तो स्मार्टनेस है। सर देखने से समझ में आ गया यार, CH3COO- है, अरे इसी का ही तो हाइड्रोलाइसिस होगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में, तो इसका हाइड्रोलाइसिस अगर हुआ तो क्या बन गया सर, CH3COOH प्लस OH-, बेसिक तो 7 प्लस समथिंग वैल्यू दे रहा होगा, pH की जब 7 प्लस वैल्यू आ रही होगी तो POH की वैल्यू कितनी आ रही होगी 7 माइनस समथिंग, ठीक है, अरे 14 में से माइनस कर देंगे, है ना, तो 7 माइनस समथिंग वैल्यू आ रही होगी सर, क्या दिक्कत है, तो मतलब ऑर्डर आ गया, सब कुछ आ गया। सबसे ज़्यादा POH किसके केस में, ये वाले के केस में। दूसरे नंबर पे POH, देखो यहाँ पे 7 है एग्जैक्ट, और यहाँ पे 7 माइनस है, तो दूसरे वाले में क्या आ गया तुम्हारा D आ गया, फिर ये तुम्हारा C वाला आ गया, फिर B वाला आ गया। तो ऐसे स्मार्टली आपको आंसर करना था इस क्वेश्चन का। चीज़ें पढ़ने के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी होते हैं, समझ में आ जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है सामने वाला, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है ना, ध्यान आ गया होगा, पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है हमने। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, pH 1 से और pH 2 करनी है। मैंने लिया था ये कि यार कि H+ की कंसनट्रेशन 10⁻⁻1 से 10⁻⁻2 तक जाना है,
और ये 1 लीटर है, ठीक है, ये क्या है 1 लीटर है। तो कैसे बताया था, हाँ जी, m1v1 इक्वल टू m2v2 करके बताया था, है ना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इस क्वेश्चन में। तो यार ऐसे क्वेश्चन दरअसल पूछे जा रहे हैं आपके सामने। अब इसमें लास्ट सेगमेंट बचता है आपका, ठीक है, वो है सॉल्युबिलिटी वाला, है ना। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, देख लिया आपने। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने, तो उसके लिए वो फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है, वो बता दिया मैंने, लॉजिकल है ना। पहले तो समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन देखते पहचान में आना चाहिए कि यार किस चीज़ का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में अच्छा क्या प्रोसेसिंग है, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, है ना, और कौन सी बात अननोन है। अननोन है तो सिर्फ एक ही अननोन है तो फॉर्मूले से निकल ही जाएगी, अननोन है तो फिर क्या इसमें कहीं मूल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, कहीं से कुछ आ रहा है, फिर वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लिया वो अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, अच्छा तो क्या बोलूँ, थोड़ा सा लेंथी था बस, और कुछ नहीं है ना। तो ये बात है। जैसे ना नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, लास्ट सेगमेंट है चैप्टर का, ठीक है क्या, दोनों बातों को समझते हैं। जैसे कोई भी सॉल्ट आपने लिया, है ना, कोई भी सॉल्ट आपने लिया, मान लिया कोई AXBY टाइप का कोई सॉल्ट है, ठीक है। जब आपने इसे किसी भी सॉल्यूशन में डाला, पानी मतलब किसी भी सॉल्वेंट में डाला बेसिकली, जैसे मान लिया कि वाटर में डाल दिया, तो होगा क्या, 2 स्टेप है। अगर ये फॉरवर्ड जा रहा है तो डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब अगर ये घुल रहा है, ठीक है, तो घुलेगा तो अपने आयन में चला जाएगा सर, x से y प्लस प्लस वाई वी एक्स माइनस, ये आयन है दोनों के दोनों एक्वस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर ये आयनिक फॉर्म में है और इधर जाके ये जमना है, तो इस स्टेप को कहते हैं, रिवर्स वाली को, प्रेसिपिटेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यार यहाँ 2 बातें हैं दरअसल, क्या हम कहते हैं कि जैसे ही Ag प्लस और Cl माइनस कॉन्टेक्ट में आए, उन्होंने PPT बना ली, AgCl बन गया, ऐसी बात सुनने को मिलती है। लेकिन NaCl में तो ऐसा क्या ही है, कुछ नहीं है, ये तो ऐसी फॉर्म में रहता है, Na प्लस Cl माइनस टाइप। तो यार हो क्या रहा है एक्चुअल में, उस बात को समझते हैं। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के बेस पर 2 तरह के सॉल्ट हैं, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के बेस पर 2 तरह के सॉल्ट हैं, ठीक है। एक है सॉल्युबल सॉल्ट और दूसरे हैं सर, जैसे मैंने बताया था, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। बात समझ रहे हैं, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सिंपल सा ये है, 1 लीटर पानी भर लिया हमने भैया, 1 लीटर पानी है जी, यहाँ भी 1 लीटर पानी है, एक लीटर पानी है, ठीक है, H2O। मैंने क्या किया यार, इसमें 1 मोल NaCl डाला, 1 मोल NaCl डाला, ठीक है। तो मेरे को जो चीज़ें मिली, ठीक है, मेरे को क्या मिला सर, कि यार Na प्लस की जो कंसंट्रेशन मेरे को मिली, तो 1/1 मोल बाई लीटर, कंसंट्रेशन 1 बनी है, ठीक है, जैसी है, और Cl माइनस की कंसंट्रेशन भी मेरे को 1 ही मिली। यहाँ पे लेकिन मैंने 1 मोल AgCl डाला सपोज, ठीक है, AgCl डाला, तो मेरे को जो Ag प्लस और Cl माइनस मिले ना, Ag प्लस लगभग, मैं तो ऐसे ही एक वैल्यू ले लेता हूँ, 10⁻⁻5 मिला, ये भी, इसकी कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻5 मिली, ठीक है। बात समझ गया, फ़र्क समझ में आया, ये 10⁻⁻5 मोलर, ये 10⁻⁻5 मोलर, लेकिन ये जितना लिया उतना ले लिया, ये वैल्यू कितनी कम है। तो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का क्या मतलब है, इनका मतलब है जिनकी सॉल्युबिलिटी लो है काफ़ी, ठीक है, लो है ना। बात समझ गया,
कि जिनकी सॉल्युबिलिटी लो है काफ़ी, उसकी बात कर रहे हैं। और किसी भी सॉल्ट को दिखाने का क्या तरीका कि अगर इधर जा रहा है तो डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन मतलब वो आयनिक फॉर्म में जा रहा है, सॉल्ट बन रहा है ना। और आयन अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, ये चीज़ ऐसे हो रही है। बात समझ गए आप? ठीक है, हाँ जी। अब एक और छोटू सी बात मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे AXBY है सर, पानी में डाला आपने, पानी दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते, जैसे चाहो आपकी मर्जी है यार, है ना। मैंने दिखा दिया, जैसे क्या बनेगा सर, X से Y प्लस वाई भी X माइनस, पक्का यही बनेगा एक्वस फॉर्म, ठीक है। मतलब इसकी जगह पे आप कुछ भी ले लेते यार, है ना, बनता तो यही, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे अगर इसी को कई सारी फॉर्म में ले सकते हो ना, कहने का मतलब मेरा वो है, जैसे AgCl है, इसका मतलब X1 हो गया, Y1 हो गया, इस तरीके से AB टाइप फॉर्मेट हो गया, AB2 टाइप हो सकता है, AB3 टाइप हो सकता है, A2B3 हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो है लेकिन AXBY है। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे सीधा सीधा सब, ठीक है। तो यार अगर आप यहाँ पर जैसे AgCl सॉलिड ले रहे थे, इसको आपने पानी में डाला सिंपल सा, या फिर AB टाइप कोई सॉलिड ले रहे थे पानी में डाला, ये कैसे गया सर, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में गया, ठीक है। के इक्विलिब्रियम अगर आप यहाँ पे लिखते हो, के इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है सर, इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश्ड है उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसंट्रेशन, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन, है ना, मतलब Ag प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, Cl माइनस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बात समझ गए आप, इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन, इसी को बोलते हैं गुरु हम KSP, इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है उसी को। KSP का मतलब क्या है कि SP क्या है, दरअसल SP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक चीज सीखते हैं यार हम, Q और K का रिलेशन सीखते हैं, Q और K की बात सीखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। उसी बात को मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने एक बात सिखाई आपको कि सर AXBY कोई सॉलिड है, इधर डिसोल्यूशन है आगे और इधर प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, X से Y प्लस प्लस Y भी X माइनस, है ना, एक्वस फॉर्म में है, इधर डिसोल्यूशन इधर प्रेसिपिटेशन, आयनिक है भी तो इक्विलिब्रियम ही, ये भी तो इक्विलिब्रियम है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो बात सीखी है उसी की बात कर रहे हैं हम। मैंने बोला आपको कि यार Q, ऐसे केस में अगर Q लिखना चाहते हो आप, Q कैसे लिखते हो, जैसे यहाँ पे K इक्विलिब्रियम लिखा तो K इक्विलिब्रियम ये था, Q कैसे लिखते, Q लिख देते आप कि सर Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन, किसी भी टाइम टी पर हमें नहीं पता जी, लेकिन अगर वही इक्विलिब्रियम पे लिखी जाए तो वो K इक्विलिब्रियम बन जाता है और उसी को हम KSP कह रहे हैं। लेकिन किसी और टाइम टी पर अगर हम इस बात को लिख रहे हैं तो वो Q रहता है हमारा, ये बात हमें पता है, ठीक है सर। मैंने बोला आपसे कि अगर Q लेस देन K है मतलब KSP है, Q लेस देन K है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इसका मतलब यही तो है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी मतलब डिसोल्यूशन होगा, ठीक है, डिसोल्यूशन होगा तो तभी तो हो रहा है ना, जब अरे पानी है, पानी में आपने नमक डाल दिया, कोई दूसरा सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट घुल कब रहा है, जब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड था तभी तो घुल रहा है ना, तो ऐसे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन है आपके पास में Q इक्वल टू KSP वाली, ठीक है गुरु,
इसका मतलब यार ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, इक्विलिब्रियम की बातें हैं, तो इक्विलिब्रियम है इसका मतलब यार सॉल्ट जितना घुल सकता था उतना घुला हुआ है, ये कहीं नहीं जा रही है, ये जिधर था ये उतना, जितना प्रेजेंट है ये उतना प्रेजेंट है बस, इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और अगर Q ग्रेटर देन KSP है, इसका मतलब क्या है गुरु? इसका मतलब है कि यार उसमें बहुत ज़्यादा, जितना सॉल्यूशन मतलब सुपर सैचुरेटेड है वो एक तरीके से, ठीक है, इसमें घुला हुआ है नमक बहुत ज़्यादा, इस ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें ज़्यादा हैं जितनी हो सकती थी, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा ये चीज़ें हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगी? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने की तरफ, मतलब बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी मतलब क्या होगा? प्रेसिपिटेशन विल अकर। बात समझ गए? किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ये जो मैंने KSP लिखा है एक्चुअल में तो K इक्विलिब्रियम ही तो है, कुछ और थोड़े ना है, ठीक है ना यार। सैचुरेटेड कंडीशन में जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जहाँ पर Q KSP है, तो इसी टाइम पे जो इनकी कंसंट्रेशन है उसी कंसंट्रेशन को हम सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। ये सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी क्या है? कंसंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, या मोलरिटी इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन आयन की, बस इतना सा मतलब है ना। ये S, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन ये ध्यान रखो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही तो लिखी है हमने, एट इक्विलिब्रियम ही तो है ये। तो यार क्या ऐसे लिख दो, लेकिन वैल्यू के साथ में लिखना है तो वैल्यू के साथ में क्या आ जाएगा? S इंटू एस, मतलब S स्क्वायर। सॉल्युबिलिटी है, मोल पर लीटर यूनिट है, तो मोल स्क्वायर बाई लीटर स्क्वायर, यूनिट तो वही है ना, मतलब मोल स्क्वायर बाई लीटर स्क्वायर हो जाएगी यूनिट, तो क्या ही है, S की पावर 4 करेंगे 5 करेंगे कुछ भी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो? एग्री कर रहे हो इस चीज़ से, है ना। अब सर यही वाली बात यहाँ पे लिख दूँ तो मैं AX BY को जब डिज़ोल्व किया गया, ठीक है सर, X से Y प्लस YV X माइनस, ठीक है, मैं कह रहा हूँ H2 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर H2 दिखा दो मत दिखाओ क्या ही है। तो यार यहाँ क्या हो जाएगी सॉल्युबिलिटी? XS और ये YS। समझे नहीं समझे इस चीज़ को? अबे कंसंट्रेशन ही तो है, इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी होती मान लिया तो मोल मोल एनालिसिस तो पढ़ा है, तो ये X इंटू सी हो जाती, Y इंटू सी हो जाती, और ये कंसंट्रेशन ही है एट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जितनी घुल सकती थी, अगर वो लिमिट की बात करते हैं तो वो सॉल्युबिलिटी है अपने आप में। तो XS बाई S, तो हम क्या लिखते हैं सर? K इक्विलिब्रियम या KSP हमने क्या लिखा कि यार A प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और ऐसे ही तो लिखते थे, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, BX माइनस Y एट इक्विलिब्रियम, तो क्या आ गया सर? XS की पावर X, है ना, इंटू YS की पावर Y, KSP। अरे KSP हुआ, K इक्विलिब्रियम हुआ, जो लिखना चाहते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखने का तरीका ये वाला सीखते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो क्या आ गया ये? X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y इज इक्वल टू KSP, है ना। चलिए जी, बढ़िया बात। इससे मेरे को नहीं लग रहा किसी को कोई भी इशू होना चाहिए। अब जैसे देख लेते हैं एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड अगर आया हुआ है तो। क्या कह रहे हैं आपसे? देखो ये क्वेश्चन है,
यार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CrOH होल थ्राइस, तो सर हमारे हिसाब से हम कैसे लिखेंगे CrOH होल थ्राइस। सर पानी में डाला, घुल गया होगा, कैसे गया होगा Cr3 प्लस 3OH माइनस, ऐसे तो गया होगा, मतलब S और 3S, मतलब सर S इंटू 3S का क्यूब, ये हमने KSP लिख दिया सर, बात समझ गए आप, KSP ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब बोला क्या हुआ है कि यार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP है क्या, ये जो KSP है यही तो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी को ही तो मल्टीप्लाई किया हुआ है आपने, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 27S4, ये वैल्यू बराबर दे रखी है सामने वाले ने 6 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है जी। हमें क्या बताना है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितनी है 3S, हमसे ये पूछा है, बात समझ गए आप, ठीक है। S यहाँ से निकल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3S की वैल्यू आ जाएगी, बताओ है कि नहीं आसान, आ जाएगी ना यार। हमसे OH माइनस की कंसंट्रेशन पूछी है जो कि 3S के बराबर है, और हमारे पास में 27S की पावर 4 की वैल्यू है, तो यहाँ से S आ जाएगा आराम से, है ना। S जब आ जाएगा तो आप लिख लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और सॉल्व भी नहीं करना है पूरा, डिवाइड करके, और बस आ जाएगा। जैसे ना S की पावर 4 है, ये क्या आ गया 6 इंटू 10⁻31/27, ठीक है। और क्या आ गया S इक्वल टू 6 इंटू 10⁻31/27 की पावर 1/4, और हमें 3S की वैल्यू देनी है, तो मल्टीप्लाई में 3 कर दो, यहाँ भी सब जगह 3, ठीक है ना। तो कर लेना यार, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यार ऐसे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, देख लो आया हुआ है। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है रिसेंट ईयर्स में, देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, ये लिखने के तरीके से ही पूछ लिया क्वेश्चन, तो वही बात है, क्वेश्चन सिंपल भी आ सकता है, थोड़ा सा लेंदी भी आ सकता है। Zr3PO4 होल 4, ठीक है सर, पानी में डाला, डिज़ोल्व हुआ होगा, कैसे जाएगा 3Zr4 प्लस 4PO4 3 इस तरीके से, मतलब ये 3S ये 4S, तो KSP जब आप लिख रहे हो कैसे 3S की पावर 3 इंटू 4S की पावर 4, आप तो जनरल तरीके से लिख लिया करो, जब भी कन्फ्यूजन हो, जो मैंने बताया है AXBY वाला, ठीक है, गलत नहीं आएगा उससे, है ना अल्टीमेटली। तो वही डायरेक्ट लिखना था, तो x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, खत्म, 1 सेकंड में लिख दिया, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। x कितना है 3, तो 3 की पावर 3, y कितना है 4, तो 4 की पावर 4, और s की पावर 7, बस डायरेक्ट लिख दिया, खत्म, क्या दिक्कत। मैं तो दोनों तरीके बता रहा हूँ, ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, अल्टीमेटली आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी तो 1/7 की टर्म में, तो देख लो या तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो बड़ी सी वैल्यू यही आएगी, क्योंकि 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। 216 तो इसी से ही हो गया, मल्टीप्लाई में 27 और करना है, तो फिर ये आंसर आ जाएगा, बिना सॉल्व करे मैंने बता दिया, देखो क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, देख लो आप। चलिए जी, ये सॉल्युबिलिटी की बात हुई है ना। अब सॉल्युबिलिटी, ये वाला जो केस था हमने बात की यार सॉल्युबिलिटी इन वाटर,
अभी तो वाटर के केस में बात करिए, है ना। अब अलग अलग केस लेंगे, ठीक है, उन्हीं की चर्चा करेंगे। देखो अब अगला केस लेते हैं। ये तो जनरल सॉल्युबिलिटी की बात कर ली हमने, है ना। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हेडिंग डाल लो, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। कहने का क्या मतलब है कि यार एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन, एक तो वाटर में कैलकुलेट करनी है आपको और दूसरा 0.1 मोलर NaCl में कैलकुलेट करनी है। और दे रखा है Ksp आपको 10⁻⁻10। पहचान में आ गई बात कि अब तक जिस केस की स्टडी हम कर रहे थे वो था पहले वाला, वाटर के केस में, है ना। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा कि यार पहले वाले केस में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो AgCl पानी में गया, Ag प्लस Cl- इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यहाँ S, तो Ksp इक्वल टू S²। Ksp की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻10, तो S क्या आ जाएगा यहाँ से 10⁻⁵ मोल पर लीटर। ठीक, दिख रहा है नहीं दिख रहा, 10⁻⁵ दिख रहा है। ये बात है। लेकिन अभी दूसरे केस में क्या बोल दिया यार, 0.1 NaCl में कैलकुलेट करनी है। यहाँ कॉमन आयन का क्या मतलब है, एक आयन कॉमन है, ध्यान से देखो, यहाँ भी Cl- है, यहाँ भी Cl- है। कॉमन आयन है कि नहीं, बिल्कुल है। अब हुआ क्या इस कंडीशन में, जब आपने लिया तो अब जब आप ये इक्वेशन लिख रहे हो दूसरे वाले केस में AgCl वाली, है ना, तो Ag प्लस Cl-, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी SS सिर्फ वाटर होता तो वाटर में सिर्फ यही होता तो इतनी होती। लेकिन अब मैंने क्या बोला, ये थोड़ी ना आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा Cl- कहाँ से आ रहा है, नहीं कर पाएंगे अपन, नहीं कर पाएंगे। तो यार Cl- तो यहाँ भी मौजूद है ना, कितना 0.1, तो 0.1 यहाँ से भी तो आया, बिल्कुल। तो एक्चुअल में S प्लस 0.1 हुआ Cl- आपका, खेल समझ गए। तो जब अभी आप Ksp जब लिख रहे हो तो Ksp अभी किसके बराबर आ गया आपका, S इंटू S प्लस 0.1। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अरे इसकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इसी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये तो आप लिखते हो, तो Ksp आपने लिख दिया। ठीक है, Ksp की जो कंडीशन है वो लिख दी आपने। तो यार अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि यार जो S है वो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इससे वो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बड़े आराम से कर सकता हूँ। तो क्या आ गया यहाँ से सर, 0.1 S इक्वल टू Ksp मतलब 10⁻⁻10, तो S क्या आ गया यहाँ से 10⁻⁹ मोल पर लीटर। क्यों, S की वैल्यू बहुत कम थी इसलिए मैंने 0.1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर ली। अब एक बात बताओ, यहाँ पे S आई सॉल्युबिलिटी 10⁻⁵, लेकिन कॉमन आयन के चक्कर में 10⁻⁹ आ गई, तो मैं यहाँ से बात लिख सकता हूँ क्या कि यार इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, इन प्रेजेंस ऑफ, बढ़ गई कम हो गई, कम हो गई ना, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन solubility decreases, solubility of sparingly soluble salt decreases। ट्रिपल एस का मतलब समझ गए, sparingly soluble salt, है ना, soluble salt। तो इस तरीके से आप इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन कैलकुलेट कर सकते हो सॉल्युबिलिटी। दूसरा सॉल्युबिलिटी इन बफर वाला केस ले लेते हैं, इसमें हेडिंग लिख लीजिए सॉल्युबिलिटी इन बफर। एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, आसान है, जैसा अभी सीखा वैसे ही है, बस पढ़ने समझने का खेल है।
इस चैप्टर में से अगर आयनिक में से बात की जाए तो ये जो सॉल्युबिलिटी वाला पोर्शन है ना, मेन में इसी से ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है ना। बफर से बहुत कम क्वेश्चन आता है, मतलब आ जाता है, ऐसा नहीं है, पर कितना सही पढ़ा है हमने उतने में से आ जाएगा आना, वो तो अगर चीज़ें बाकी दूसरे चैप्टर क्लियर होंगे तो ठीक है। यानी कि मोल क्लियर नहीं है हमारा, इक्विवेलेंट क्लियर नहीं है और हम सोचें कि सीधा आयनिक का क्वेश्चन सीधा फार्मूला पढ़ के कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। दरअसल बोला हुआ है कि फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन अ बफर सॉल्यूशन जिसकी पीएच मेंटेन की हुई है आपने 13 पर, है ना, बात समझ रहे हो। तो यार इसका निकालना है, जनरल आ जाओ आप, तो जैसे हम लिखते हैं NiOH होल ट्वाइस सर सॉल्यूट, ठीक है, पानी में कैसे रहेगा Ni2 प्लस सर प्लस 2OH माइनस, ऐसे ही तो रहेगा, बता दो सर ऐसे रहता, लेकिन ये प्रेजेंट किस में है, डिस्टिल वाटर में प्रेजेंट नहीं है, ये ऐसे में प्रेजेंट है जिसकी pH 13 है, pH 13 है मतलब POH में बोल सकता हूँ 1 है, POH 1 है मतलब OH माइनस की कंसनट्रेशन 0.1 बात बोली जा सकती है, तो OH माइनस 0.1 है यार, तो 0.1 इसकी तरफ से भी तो आया। तो अब जो KSP का एक्सप्रेशन है आपका वो हो गया S इंटू 2S प्लस 0.1, इसको समझ के करेंगे तो हो जाएगी, नहीं तो ये आसान सी बात भी टफ लगेगी, ठीक है, जैसे समझ के किया है वैसे करना है यार, है ना, प्रैक्टिस करनी है, हो जाएंगी चीज़ें। तो क्या आ गया, ये बात आ गई एक्सप्रेशन, और पावर में 2 भी तो आएगा, ये रहा 2, अरे पावर में 2 आएगा ना। अब एक बात समझो कि क्या है, वही तरीका सेम कि यार 2S भी तो कम है काफ़ी, 0.1 के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम है, तो इसको नेगलेक्ट मार दिया तो क्या आ गया S इंटू 0.1 का स्क्वायर इक्वल टू KSP, ठीक है, KSP हमें दे रखा है 2 इंटू 10 पावर माइनस 15 इक्वल टू S इंटू 10 पावर माइनस 2, यहाँ से S क्या आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, जो वैल्यू निकल के आ गई सॉल्युबिलिटी की, यूनिट वही मोल पर लीटर, ठीक है, सॉरी, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। एक और टॉपिक लास्ट इसमें, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, मतलब क्या यार, दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अगर एक साथ प्रेजेंट है, जैसे सपोज ये कोई आपका पानी था, उसमें क्या किया आपने AgCl भी डाला हुआ है सर और AgBr भी डाला हुआ है, दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं, इसके लिए KSP बना है सपोज, इसके लिए KSP2 है ना, यहाँ S1 इसकी सॉल्युबिलिटी है, इसकी S2 है, तो आप तो लिखने का तरीका वही रखो कि यार AgCl है, कैसे जा रहा होगा सर Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ये S1 ये भी S1, ऐसे तो लिखेंगे, और KSP1 इसका, है ना, AgBr जैसे Ag प्लस प्लस Br माइनस, क्या हो गया S2, ये भी S2 KSP2, ये दिख रहा है क्या S2 KSP2, ठीक। अब देखो यार Ag प्लस तो दोनों जगह कॉमन है, तो Ag प्लस दोनों जगह कॉमन है, तो कॉमन आयनिक कंसंट्रेशन तो हर जगह सेम, कॉमन आयनिक कंसंट्रेशन तो हर जगह सेम, ठीक है, मैंने जो लाइन बोली उसको हमेशा याद रखना, कॉमन आयनिक कंसंट्रेशन हर जगह सेम। तो KSP1 क्या आ गया आपका यार S2 प्लस S1 इंटू S1, और KSP2 क्या आ गया S2 प्लस S1 इंटू S2, यही तो आ गया। तो यहाँ से अगर Ag प्लस की कंसंट्रेशन आपसे पूछ ले जो कि S2 प्लस S1 के बराबर है, तो क्या ये रूट ओवर KSP1 प्लस KSP2 नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कैसे कि ये क्या हो गई,
ये तो यही है ना, S1 स्क्वायर प्लस S1 S2, नीचे वाली क्या हो गई S2 स्क्वायर प्लस S1 S2, यही तो है ये। इनको ऐड करेंगे तो S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर नहीं बन गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो आ गया। ठीक है, ये जी प्लस की आ गई यहाँ से। अगर आपको चाहिए S1 तो S1 कैसे आ जाएगी, यहाँ से S1 की वैल्यू चाहिए, S1 क्या आ जाएगी, हाँ जी KSP1 बाई रूट ओवर KSP1 प्लस KSP2। ठीक है, इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन ही तो KSP1 के बराबर है, तो ये वैल्यू अगर चाहिए तो इसके नीचे इसको रख दो, इसकी वैल्यू आ गई ये। ऐसे ही सेम S2 अगर आपको चाहिए तो KSP2 रूट ओवर KSP1 KSP2। ठीक, इस तरह से सॉल्व कर लो यार। है ना, देखेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके लिए, व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AlOH होल थ्राइस इन 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, और ये दे रखा है KSP। कैसे करेंगे, आसान तरीका सीख लिया है बिल्कुल। AlOH होल थ्राइस पहले कैसे जाएगा सर Al3 प्लस 3OH माइनस, सिर्फ यही होता तो S3S हो जाता, लेकिन अभी क्या है, ये भी है, OH माइनस देगा कॉमन आयन तो प्लस 0.2। तो एक्सप्रेशन KSP का सर हम ऐसे लिख देते हैं S इंटू 3S प्लस 0.2 का क्यूब। ठीक है, तो ये टर्म सर 0.2 के रेस्पेक्ट में ख़त्म। तो क्या लिख दिया, KSP कितना दे रखा है सामने वाले ने, 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 24 इज इक्वल टू S इंटू 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ गया, ये क्यूब है ना, बस तो ख़त्म। ये से 24 इंटू 10 पावर माइनस 25 लिख सकते हैं, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट सीधा सीधा सा। ये आपकी सॉल्युबिलिटी आ गई मोल पर लीटर में। ठीक है, ये तो पूछी थी आपसे मोलर सॉल्युबिलिटी, आसान है ना, लेकिन सीख लिया है तब आसान है। जो चीज़ें बता दी हैं उनसे मतलब उन्हीं एरियाज को कवर करते हुए मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है बिल्कुल भी। पढ़ लेते हैं, तुम्हें ही सॉल्व करना है यार। PbI2 के लिए KSP दे रखा है। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड मतलब PbI2 की 0.1 मोलर सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट में इतनी है, तो बतानी है। सर PbI2 ही होता तो कैसे लिख देते, Pb2 प्लस 2I माइनस लिख देते, S2S, बस इतना रह जाता। लेकिन लेड नाइट्रेट और मौजूद है, लेड नाइट्रेट मतलब ये हो गया भैया, ये हो गया मतलब ये तो ये है, तो कॉमन आयन है ना, Pb2 प्लस प्रेजेंट है, तो इसका 0.1 मोलर और है गुरु, तो ये 0.1 मोलर है, तो मतलब ये S प्लस 0.1 है एक्चुअल में, तो बस लिख दिया S प्लस 0.1 इंटू 2S की पावर 2 इक्वल टू KSP, ख़त्म बात। KSP सामने वाले ने दे रखा है 8 इंटू 10 पावर माइनस 9। S बिल्कुल कम वैल्यू है कंपेरेटिवली टू 0.1, क्योंकि निकल के आती है ना, तब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि कम वैल्यू है, सॉल्युबिलिटी 10 पावर माइनस 5 6 7 ऐसी वैल्यू निकल के आती है, इसीलिए तो इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो 0.1 इंटू 4S स्क्वायर, 4 से ये 2 टाइम्स, 0.1 से 10 पावर माइनस 8, तो क्या आ गया S स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 8। ठीक है, क्लियर है। अब क्या आ गया, S आ गया हमारा 1.41 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 141 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ख़त्म बात।
तो s की वैल्यू पूछी, मतलब x की वैल्यू पूछी आपसे, x इंटू 10⁻6 की, तो ये कितनी आ गई 141। अभी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन, आसानी था बिल्कुल, कोई टफ नहीं था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करनी रहेगी, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यार प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें, है ना। चलिए जी, और कोई क्वेश्चन तो है नहीं, बाकी देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन लिस्ट में। नहीं सर, और कोई क्वेश्चन आपका बाकी नहीं है, तो ठीक है यार, डन है फिर आईने के यहाँ तक, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, डन।